हेलो बच्चों, आज हम जेई मेन का पेपर सॉल्व करेंगे जो 6 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हुआ था। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक तो है। हम तो पहला हम क्वेश्चन क्वेश्चंस देखते को हैं। सॉल्व पहला करते क्वेश्चन हैं। क्या है? राइट डाउन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें पीकेबी निकालना है। पीकेबी हमें पता है पीकेबी क्या होता है। पीकेबी ये हमारा केबी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है किसी कंपाउंड का उसकी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पीकेबी होता है। तो अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनका बेसिक स्ट्रेंथ जो इनकी होती है, केबी की जो वैल्यू होती है, हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे और जस्ट उसका अपोजिट हम पीकेबी कर देंगे। हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीकेबी को अरेंज करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं हमारा सबसे पहले कंपाउंड कौन सा है। इन सब में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा है, इसके अंदर हमारा साइनाइड ग्रुप जुड़ा है और सेकंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी +m या -m वाला कंपाउंड नहीं जुड़ा और इसके अंदर हमारा OH जुड़ा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। हम इसको स्ट्रक्चर लिखते हैं वापस। अब हम इनके अंदर देखेंगे कि इनके अंदर कौन सा प्रभाव लग रहा है। तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि इसके साथ हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, इसके साथ साइनाइड ग्रुप अटैच है और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। तो हम देखते हैं कि जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा? CH3 ग्रुप हमारा क्या दिखाएगा? एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और साथ की साथ +I, ठीक है, +I और हाइपर कॉन्जुगेशन ये इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड की मेटा पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप अटैच है। हमें पता है कि मेटा पोजीशन के ऊपर अगर कोई ग्रुप अटैच होता है विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप, तो उसका सिर्फ और सिर्फ -I या +I इफेक्ट लगता है। चूंकि साइनाइड हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका क्या इफेक्ट लगेगा? इसका लगेगा हमारे -I। और अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में भी मेटा पोजीशन पे हमारे OH ग्रुप अटैच है जो क्या शो करेगा? -I। अब हमें पता है कि ये साइनाइड और OH दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और -I इफेक्ट शो करने वाले कंपाउंड है। लेकिन हमें ये भी पता है कि OH ग्रुप और साइनाइड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट कौन शो करता है? साइनाइड। साइनाइड का -I इफेक्ट OH से ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम इसे बेसिक स्ट्रेंथ इसकी Kb की वैल्यू में इसे अरेंज करेंगे। Kb मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन डोनेट कर पाएगा, है ना। जो कि ज्यादा से ज्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब ये -I इफेक्ट डालने वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और कंपाउंड के ऊपर, ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी कर देंगे। तो ये दोनों तो हमारे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले होंगे नहीं। अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है और CH3 के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन और +I इफेक्ट होने की वजह से ये ज्यादा Kb या बेसिक स्ट्रेंथ को शो करेगा, मोर बेसिक हो जाएगा, मोर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर इन दोनों की तो हमें पता है कम होगी, तो इसके बाद सेकंड, और इन दोनों में जिसकी -I की वैल्यू जिसकी कम होगी, है ना, तो वो ज्यादा बेसिक होगा। तो -I की वैल्यू किसकी कम है? फोर्थ की। तो इसके बाद आया फोर्थ और एंड में आया थर्ड। ये हुआ हमारा Kb की वैल्यू। अब ये तो Kb की वैल्यू ही, अब हमें पता है जो pKb होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb, या फिर हम बोल सकते हैं इसको बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसका जो हमारे ऑर्डर आया है ये बेसिक स्ट्रेंथ का, इसको अपोजिट करेंगे। इसको अपोजिट करेंगे तो pKb की वैल्यू क्या होगी? हमारे जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी थर्ड जो सबसे कम आ रहा था उसकी वैल्यू pKb में सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फिर
फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? थर्ड। तो इसका आंसर हमारे क्या होगा? थर्ड आंसर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन हमारे करवा रहे हैं HgSO4 और H2O की प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा है। तो इसके अंदर देखिए HgSO4 जो रिएजेंट है वो क्या करता है, वो देता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्काइंस और एल्कीन्स, है ना। अगर HgSO4 की रिएक्शन अगर हम एल्काइंस या एल्कीन्स के साथ कराते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो देखते हैं कि ये रिएक्शंस कैसे होती है। तो हम इस रिएक्शंस को करते हैं। हमें कंपाउंड दे रखा है, ये हमारा कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम HgSO4 से करवाएंगे तो Hg+2 अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? ये ट्रिपल बॉन्ड पे। जब ये ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारे एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करने के बाद में जब इसकी H2O की प्रेजेंस में जब H+ अटैक करता है तब हमें पता है H+ अटैक करेगा और क्या अटैक करेगा? H2O। ठीक है, H2O अटैक करेगा तो H2O के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस कार्बन पे अटैक करेंगे? जो उस कार्बन पे अटैक करेंगे जहां पर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो हमें पता है यहाँ पे NO2 ग्रुप और यहाँ COCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेगा? जहां पर की जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। जिस रिंग पे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से ये अट्रैक्ट करके ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होने के कारण ये वाले जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे। इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो हमारी नेक और ये जो H+ है ये क्या करता है? Hg+2 को हटा देगा। Hg+2 को जब ये हटा देगा, है ना, ये Hg+2 जब हटेगा तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे आके अटैच हो जाता है। ये हमारी होती है HgSO4 की रिएक्शन। तो आगे कंपाउंड क्या बनेगा देखें। और हमें जब भी पता है कि जब डबल बॉन्ड के साथ में अगर कोई OH ग्रुप अटैच होता है तो वो क्या शो करता है? टोटोमेरिज्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोटोमराइजेशन हो जाएगा। टोटोमराइजेशन होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगी? हमारी फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये यहां चला जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो यहां, और ये जो हाइड्रोजन एटम है वो इसके पास। ठीक है, तो हमारी फाइनल स्ट्रक्चर बनी CS2 डबल बॉन्ड O और ये OCH3। तो हम चारों में से देखें कि हमारी कौन सी स्ट्रक्चर हो रही है। ये वाली नहीं है, ये वाली भी नहीं है। इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमारी ये वाली भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है ना, तो हमारी बनी, हालांकि ये भी है। जब हमारे ये वाला प्रोडक्ट बना था तो कई बच्चों ने ये वाला भी टिक लगाया होगा, उन्होंने टोटोमराइजेशन को भूल गया होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिसे बोलते हैं ना सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ पे ये सिली मिस्टेक्स होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम जब हमारा एक प्रोडक्ट निकल के आ गया और अगर वो ऑप्शन में होता है तो हमें आगे की रिएक्शंस जो टोटोमराइजेशन है या कोई एडिशन रिएक्शंस होती है या रेजोनेंस शो करता है तो जो स्ट्रक्चर हमें बनानी होती है हम वो भूल जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे टोटोमराइजेशन होने के बाद फाइनल स्ट्रक्चर ये बनेगी, न कि ये वाला आंसर नहीं होगा। आंसर होगा ये आफ्टर द टोटोमराइजेशन। तो फाइनल आंसर हमारे क्या हुआ? आंसर हमारा इसका निकल के आया है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें एक कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड और हीट की प्रेजेंस में, और सेकंड बार में हम करवा रहे हैं O3 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवा के इसका फाइनल प्रोडक्ट हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए टर्शरी ब्यूटोक्साइड की जब हम किसी से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? ये हमारे हॉफमन प्रोडक्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बल्कि रिएजेंट है। टर्शरी ब्यूटोक्साइड क्या है? बल्कि रिएजेंट। बल्कि रिएजेंट होने की वजह से यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हॉफमन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हॉफमन्स प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं।
जब हीट की उपस्थिति में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होगी। जब ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा टर्शरी ब्यूटोक्साइड से हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करने से क्या होगा, ये वाला ग्रुप और ये हाइड्रोजन। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम बल्की बेस से किसी कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और वो प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनता है जिसपे कि सब्स्टिट्यूएंट्स कम लगे हुए हों, जैसे कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे कम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं, वो वाला प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बनता है। अगर हम ये वाला हाइड्रोजन लेते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, ये मोर सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स कहलाएगा। और अगर हम ये वाला हाइड्रोजन लेते हैं तो इस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होने की वजह से, इधर तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है तो सिर्फ इधर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो गया, लेस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, हॉफमैन्स रूल कहते हैं। तो ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन और ये ग्रुप निकल जाएगा तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, हमारा बनता है CH3CH। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, ये O3 और H2O2, तो ओजोनोलाइसिस होगा। क्या होगा, इसके अंदर H2O2 होने की वजह से ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। हमें पता है जब हम किसी की भी ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, ओजोनोलाइसिस कराने से हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो कीटोन, ठीक है, और एक मिलता है एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड हमें मिलते हैं, लेकिन जब हम इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, कीटोन और जो एल्डिहाइड हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब कीटोन और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं तो वो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें एसिड देते हैं। तो हम इसका जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर सिर्फ इसका पहले हम इसका ओजोनोलाइसिस अगर करवाएं तो ओजोनोलाइसिस कराने से हमारे क्या बनता है, CH3CH, CH3CHO, ठीक है, और एक प्रोडक्ट हमारा बनता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन अब इसका हम जब H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होने की वजह से क्या करेगा, ये इनका और ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से एक फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या निकल के आता है, CH3CH, और ये वाला जो ग्रुप है CHO, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने से हमारे क्या बनेगा, COOH, और इसका बन जाएगा हमारा फॉर्मिक एसिड। कई बार क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, इस क्वेश्चंस में भी सिली मिस्टेक होने की चांसेस पूरी है, क्योंकि जब हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हमें जनरली ये ध्यान रहता है कि इससे बनने वाले प्रोडक्ट कौन से होंगे, कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है और हम जल्दबाजी में ये सेकेंड ऑप्शन जो बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट है इसको टिक लगा देते हैं और आगे हम इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कंप्लीटली कि हमें क्या रिएजेंट दिए जा रहे हैं उन पे हमें पूरा फोकस करना पड़ता है। अगर यहाँ पे ओजोनोलाइसिस फिर H2O दे रखा होता, सिर्फ कॉमन हाइड्रोलाइसिस करवाया जा रहा होता, तो हमारा ये वाला आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि क्या है, एक ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है। ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होने की वजह से क्या करेगा, ये इनका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा। फर्दर ऑक्सीडेशन करने की वजह से इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और तो हमारा राइट आंसर क्या कहलाएगा, हमारा इसके अंदर राइट आंसर होगा ये थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ये हमें ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 4 मिथाइल पेंट 1 इन, दैट इज द 4 मिथाइल 1 2 3 4। 4 पे मिथाइल पेंट, 5 कार्बन पेंट और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो इन। हमने इन सबकी स्ट्रक्चर बना दी है। 4 मिथाइल पेंट 2 इन, तो 4 पे मिथाइल
पेंट और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। हमने IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनके स्ट्रक्चर बनाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सबसे और ऐसे ही हमने इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लिए। इसकी बात करें तो इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, जबकि क्या होना चाहिए, इस दोनों जगह पे हमारे जो ग्रुप है वो डिफरेंट होने जरूरी है। सेम होने की वजह से ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके साथ में इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डिफरेंट है और ये हाइड्रोजन डिफरेंट हो गई, इधर भी ग्रुप डिफरेंट है और ये हाइड्रोजन भी डिफरेंट है, मतलब इस कार्बन से जुड़ने वाले जो दोनों ग्रुप है वो डिफरेंट है, इधर भी दोनों डिफरेंट है, तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आंसर हमारा यही निकल के आ गया है, लेकिन फिर भी हम आगे वाले ऑप्शंस देखते हैं। जैसे कि हम इस ऑप्शन की बात करें तो इस पे भी जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन होंगे, ये दोनों सेम होने की वजह से ये भी शो नहीं करेगा। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है, दोनों हाइड्रोजन जुड़े होने की वजह से ये भी शो नहीं करेगा, तो इसका आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, सेकंड, 4 मिथाइल पेंट 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर इज गिवन। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है डिफरेंट टेम्परेचर पे, दैट इज T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा K1 10 और T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर K2 की वैल्यू दे रखी है हमें 100, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है हमें। एक तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा G1 फाइंड आउट करना है और डेल्टा G2, और किन टर्म में फाइंड आउट करना है हमें, किलो जूल के अंदर। रेस्पेक्टिवली जो हमें टेम्परेचर दे रखे हैं और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, इनके ऊपर हमें T1 और T2 टेम्परेचर पर डेल्टा G ऑफ रिएक्शन, डेल्टा G1 और डेल्टा G2 और डेल्टा H फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन क्या कहलाती है हमारी, वांट ऑफ इक्वेशन होती है log K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 इक्वल डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें इसके अंदर गिवन है, गिवन की बात करें तो T1 टेम्परेचर हमें गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 50 प्लस 273 इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 323 केल्विन। इसी प्रकार से हमें T2 दे रखा है, T2 हमें दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन, ठीक है। हमें K1 की वैल्यू गिवन है 10 और इसी प्रकार से K2 हमें दे रखा है 100। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा H इन किलो जूल। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log K2 की वैल्यू हमारे दे रखी है 100 अपॉन 10 इक्वल डेल्टा H हमें फाइंड आउट करना है 2.303, और R की जो वैल्यू है, हम सब वैल्यू हम किसके अंदर रख रहे हैं, हम ऐसा यूनिट के अंदर रख रहे हैं, तो हम R की वैल्यू भी हम ऐसा यूनिट में रखेंगे। R की वैल्यू ऐसा यूनिट के अंदर होती है 8.314, ठीक है। हमने ये वैल्यू पुट करी 1 अपॉन T1 हमें गिवन है, T1 है 323 माइनस 1 अपॉन 373, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहां आ जाएगा हमारा log 10 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 इंटू 8.314, यहाँ हम लेंगे 23 इंटू 373 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 50, ठीक है। अब हम इसको आगे और सोल्व करते हैं। अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, जब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे हमारे इस क्वेश्चन को, तो हमारा हो जाएगा, हमें पता है कि log 10 की जो वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो यहाँ 1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 इंटू 8.314 50 अपॉन 323 इंटू 373,
तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई बाई 323 इंटू 373 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, ये जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर आएगा जूल के अंदर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा एच हमारा आएगा 46136.57 जूल। अब अगर इसे हमें आंसर किस में चाहिए, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पूछा गया था कि हमें आंसर किस में चाहिए, किलो जूल के अंदर। तो अब हम इसे जूल वाली प्रॉपर्टी को हम किलो जूल में चेंज करेंगे। किलो जूल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का भाग लगाते हैं, तो हम इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 1000 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.46.136 को हम 14 भी लिख सकते हैं, 14 किलो जूल। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये ध्यान देना कि पॉजिटिव और नेगेटिव, कई बार हम जल्दबाजी में पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान नहीं देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव के अंदर। तो ये तो बात हुई हमारे किसकी, डेल्टा एच की। डेल्टा एच की वैल्यू हमारी आ चुकी है, दैट इज 46.14। अब हम ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें पॉजिटिव में, तो हमारे सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 46.14 और 46.14 दोनों ही नेगेटिव दे रखा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो हमारे कट हो चुका है। ठीक है ना, अब बचता है हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। तो अब हम देखते हैं, अब हम डेल्टा G1 और डेल्टा G2 की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा G1 और डेल्टा G2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें T1 K1 और सब दे रखा है, तो अब हम इसकी वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे। हम इसके अंदर हमें पता है डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G बराबर होता है 2.303 RT माइनस 2.303 RT1 log K1 log K1, ये तो हो जाएगा डेल्टा G1। इसी तरह से अगर हम डेल्टा G2 निकालें तो डेल्टा G2 हो जाएगा माइनस 2.303 RT2 log K2। log K1 T1 T2 और K2 हमें पता है कि ये इन सब की वैल्यू हमें गिवन है। तो अब हम सबसे पहले T1 टेम्परेचर पे हम डेल्टा G1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा G1 हमारे क्या आएगा, T1 टेम्परेचर हमारे 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, T1 हमें गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 323 केल्विन। और इसी प्रकार से हमें K1 गिवन है 10। ठीक है, तो अब हम सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो डेल्टा G1 हमारा आ जाएगा, डेल्टा G1 हो जाएगा माइनस 2.303, आर की वैल्यू हम SI में लिखेंगे 8.314 इंटू T1 की वैल्यू हमें गिवन है 323 और लोग 10 की वैल्यू 10। तो अब हम डेल्टा G1 हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 8.314 323 और हमें पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 बराबर होता है 1। अब हम इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस 6184.5 जूल। अब इस जूल को अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 6.2 किलो जूल। 6.2 किलो जूल ये हमारी वैल्यू आई G1 की। इसी प्रकार से हम G2 भी फाइंड आउट करेंगे। G2 फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा G2 बराबर माइनस 2.303, आर की वैल्यू वही ऐसा यूनिट के अंदर हम रखेंगे 14, T2 की वैल्यू हमें पता है 373 इंटू लोग K2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा G2 बराबर माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 373 और हम लोग 100 को कैसे लिख सकते हैं, लोग 10 की पावर 2। ठीक है, तो अब हम डेल्टा G2 हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 373 इंटू लोग 10, 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 लोग 10। ठीक है, 2 लोग 10 लिखा जाएगा। तो अब इसका क्या होगा, डेल्टा G2 बराबर 2.303 इंटू 8.314
मल्टीप्लाई बाय 373 इंटू 2 इंटू log 10 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1428, यहाँ पे -0.7 जूल। ठीक है, अब हमें इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना है। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए वही 1000 से हम डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे -1.43 किलो जूल। जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शंस। हमें एक ग्राफ दे रखा है 4 डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, ए बी सी और डी। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अबोव ग्राफ, जो हमें ग्राफ दे रखा है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है जो हमारी रेट होती है, जो रेट होती है वो क्या होती है, रेट बराबर होती है के कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट ये वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी है, हमें लॉग के रूप में दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे। लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यहां हो जाएगा रेट इक्वल लॉग के प्लस ऑर्डर। जो पावर होती है अगर हम लॉग में लिखते हैं तो क्या होता है, पावर पहले लिखा जाता है, फिर बाद में लॉग और उसके बाद में कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमारी किससे रिलेट करती है, y बराबर सी प्लस एम एक्स। ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ का जो पैटर्न होता है y बराबर सी प्लस एम एक्स, उससे ये रिलेट करती है, जहां पे y पे हमारा लॉग रेट दे रखा है, y पे हमारा लॉग रेट दे रखा है और लॉग के हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और ऑर्डर जो हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। जहां m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है वही ऑर्डर हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। और जो लॉग और कंसंट्रेशन है ये x को शो कर रही है, जो हमने x एक्सिस पे लिया है लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जिसकी जो ये ढाल दे रखी, जो स्लोप दे रखा है, जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम स्लोप की बात करें तो हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि स्लोप सबसे ज्यादा किसकी है, स्लोप सबसे ज्यादा दे रखी है डी की स्लोप सबसे ज्यादा, सी की स्लोप उससे कम, फिर बी की उससे कम और ए की उससे कम। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डी की सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, सॉरी डी की सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी और फिर ए। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर हमारे क्या होगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, डी की सबसे ज्यादा, फिर सी की, फिर बी की और फिर ए की। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली 5.91 बोर मैग्नेटोन। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.91 बोर मैग्नेटोन होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि जो हमारा बोर मैग्नेटोन निकालने के लिए म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है हमारा √n+2, जहां n हमारे क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d8।
ठीक है। 4s2 3d8। हमें पता है CO पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए निकल पे भी कौन सा चार्ज होता है इस कंपाउंड के अंदर? निकल पे वैलेंसी होती है हमारी 0। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए और हमें ये पता है कि CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या करेगा ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इसको एक्साइट करके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। पेयर्ड होने की वजह से इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एन कितने हुए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हुई इसके अंदर? 0। ठीक है, तो इसका तो कोई बोर मैग्नेटोन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा? ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर अब हम नेक्स्ट एटम की बात करें तो नेक्स्ट एटम है हमारा Fe F6 और उस पे 3 नेगेटिव चार्ज। अगर हम Fe की बात करें तो Fe पे कितने चार्ज है? +3। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 4s2 3d6। जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन तो S में से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारे D में से, तो हो गया 4s0 3d5। ठीक है, और अगर हम F की बात करें तो F हमारा क्या है? एक वीक फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, और इनकी जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऐसे कैसे रहेंगे? तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हुई? 5। अब हम नेक्स्ट आइटम की बात करें तो FeCN का होल 6 3- चार्ज। ठीक है, ये भी Fe+3 शो करेगा। Cn जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने की वजह से जो हमारा फाइनल D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। इस तरह से पेयरिंग होने की वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? Fe F6 की तुलना में कम हो जाएंगे। कितने बचे? 1। ठीक है, अब हम अगर फॉर लास्ट की बात करें, लास्ट कंपाउंड है क्रोमियम S2 का होल 6 3+ क्रोमियम। हमें पता है 24 होने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल के अंदर 4s1 3d5। ठीक है, 3d5। और हमें पता है S2 क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी नहीं करेगा। और हमें पता है क्रोमियम पे कितना आवेश है? 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जा चुके हैं, तो एक तो इसमें से जाएगा और 2 इसमें से जाएगा। जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या बना? 4s0 3d। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गए तो 3d3। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होने की वजह से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ही रहेंगे। अनपेयर्ड रहेंगे तो इसमें n बराबर कितना हुआ? 3। लेकिन अब हमें पता है कि जो हमारा बोर मैग्नेटोन दे रखा है वो कितना है? 5.91। ये कब होता है? अगर हम बेसिकली देखें, जिसके अंदर जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 1 होता है तो उसका बोर मैग्नेटोन 1 पॉइंट समथिंग आता है, 2 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग आता है। इसी प्रकार से n बराबर हम देख रहे हैं Fe F6 के अंदर n बराबर 5 है। 5 होने की वजह से अगर हम इसका बोर मैग्नेटोन निकालें म्यू बराबर, तो ये लगभग कितना आएगा? हम देखते हैं, म्यू बराबर 5 + 2, तो म्यू बराबर हो जाता है हमारा 5 × 7, तो ये हुआ हमारा 35। अगर हम इसका म्यू निकालेंगे तो ये हमारे कितना आएगा? इसका रूट निकालेंगे तो ये हमारे लगभग आता है 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, 5 पॉइंट समथिंग आने की वजह से इसका लगभग इतना ही आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है कि माइसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, की माइसेल्स जो बनते हैं हमारे वो किस सिचुएशंस में बनते हैं। हमें पता है कि माइसेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसे कि हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं,
उससे वो जो टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा टेम्परेचर जब होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर तो होना चाहिए हाई, किससे, क्राफ्ट टेम्परेचर से, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। और जो कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन जो हम लेते हैं वो कंसंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए, हमारे जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, सॉरी क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो होती है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये दोनों ही सिचुएशन होनी जरूरी है। तो ये तो हम बोल नहीं सकते कि इनका टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है माइसेल्स फॉर्मेशन, ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो हमारे दे रखा है, हैव नो रिलेशन विथ क्राफ्ट टेम्परेचर, कि मतलब क्राफ्ट टेम्परेचर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये टोटली ही गलत हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर दे रखा है हमारा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए क्राफ्ट टेम्परेचर से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है बिलो क्राफ्ट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो है बिलो होना चाहिए क्राफ्ट टेम्परेचर से, ये बिल्कुल भी गलत है। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारा कह रहा है बिलो क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, जो हमारा सीएमसी जो दे रखा है, क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन जो दे रखी है उससे कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। माइसेल्स का फॉर्मेशन तभी होता है जब क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन से जो हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो क्या हो, ज्यादा हो, तभी हमारा माइसेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। अब सेकंड ऑप्शन बचता है एबोव क्राफ्ट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा हो, जो बिल्कुल कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा।